भी इतनी भयंकर तबाही होगी जिसकी कल्पना कर पाना ही मुश्किल है। ऐसे बड़े शहर जिन पर हमला होगा, उन शहरों के निवासी तुरंत एक झटके में मारे जाएंगे, बल्कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब उनके प्राण पखेरु उड़ गए। परंतु दूर दराज में रहने वाले लोग भूख और ठंड से तड़प तड़प कर बेहद ही बुरी मौत मरेंगे। इस तबाही से कोई नहीं बचने वाला। कोई बच गया तो शायद उसे अपने बचने पर भी अफसोस होगा। वास्तव में असल तबाही तो परमाणु हमलों के बाद ही शुरू होती है। वो तबाही कैसे और किस प्रकार से होती है, आज के वीडियो से जुड़कर आप निश्चित रूप से जान जाओगे। बस चैनल से जुड़े रहने के लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा डालें। दोस्तों, अमेरिका ने जापान पर जो परमाणु बम गिराए थे, वो परमाणु बम असल में एक परमाणु खिलौनों के ही समान थे। आज के आधुनिक परमाणु हथियार उनसे हजारों गुना अधिक शक्तिशाली हैं। आपने कई फिल्मों या आभासी वीडियोज में देखा होगा कि जब परमाणु बम विस्फोट होता है तो सूर्य से भी गर्म गैस और आग का गुब्बारा जन्म लेता है। इस आग के गुब्बारे के कारण करीब 5 किलोमीटर तक के इलाके में मौजूद सभी वस्तुएं जलकर भस्म हो जाती हैं। यह आग और गैस का गुब्बारा तेजी से फैलता है और एक तीव्र शॉक वेव छोड़ता है, जिस कारण 25 से 50 किलोमीटर दूर मौजूद इमारतें भी टूटकर बिखर जाती है। यानी एक बड़े इलाके की बहुत सारी वस्तुएं एक साथ टूटती है और भयंकर गर्मी के कारण आग पकड़ लेती है। दिखने में यह मंजर आग के तूफान जैसा ही लगता है। इस परमाणु विस्फोट के बाद मशरूम के आकार का बादल हवा में तेजी से उठता है। इस बादल में जलते पेड़, जलती इमारतें एवं जलते जीव जंतु सम्मिलित होते हैं। इस मशरूम के बादल से आसपास की हवा बेहद तेजी से गर्म होती है और गर्म होती है हवा ऊपर की ओर उठ जाती है। नतीजन दबाव के कारण ताजी ऑक्सीजन इस इलाके की ओर खींचने लगती है। ताजी ऑक्सीजन मिलने से आग और भी तेजी से फैलती है, जिस वजह से धुएं का ये बादल आग की लपटों से निकली कालिख लिए असीम गति से पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को चीरता हुआ स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल तक पहुंच जाता है। वायुमंडल की परत पृथ्वी से करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सामान्य परिस्थितियों में आग लगाने पर निकला धुआं वायुमंडल की पहली परत यानी ट्रोपोस्फीयर, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, को भी पार नहीं कर पाता। ट्रोपोस्फीयर धरती से करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सभी वर्षा के बादल इसी मंडल के भीतर मौजूद है, जिस कारण सामान्य परिस्थितियों में लगी आग से निकली कालिख, धूल और कार्बन के कण बारिश की बूंदों के साथ मिल जाते हैं और दोबारा से जमीन पर आकर धरती से सटते हुए समाप्त हो जाते हैं। परंतु जैसा कि मैंने बताया कि परमाणु विस्फोट से बना भयंकर मशरूमी बादल आग से बनी कालिख, धूल और कार्बन पर इतना अधिक दबाव डालेगा कि ये सब ट्रोपोस्फीयर की परत को चीरते हुए स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाएंगे और इतनी ऊंचाई पर वर्षा के बादल नहीं होते। यानी अब इस कालिख और राख की सफाई नहीं हो पाएगी और ये राख लंबे समय तक आसमान की ऊंचाइयों पर तैरती रहेगी। दोस्तों, अगर परमाणु हमला छोटा और सिर्फ 1 या 2 शहरों पर ही होता है तो कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, परंतु तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति में यह हमला बेहद बड़ा और कई शहरों पर एक साथ ही हो सकता है। आज भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के पास 150 से अधिक परमाणु हथियार हैं। इन दोनों देशों के हथियार ही बड़ी समस्या उत्पन्न करने के लिए काफी हैं। वहीं अमेरिका और रूस के पास तो परमाणु हथियारों की संख्या 5000 से भी अधिक है। यदि इनमें से 100 बम भी गिराए जाते हैं तो करोड़ों टन राख एवं कालिख वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर पर तक पहुंच जाएंगे। ये कण हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैलकर एक कंबल की तरह कार्य करेंगे। यदि आप आसमान में देखोगे तो आपको नीले आकाश के स्थान पर काला अंधियारा नजर आएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक बेहद कम पहुंचेगा और जब भी पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो पृथ्वी पर ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। पृथ्वी का तापमान घटेगा और आने वाले कुछ सप्ताह या महीनों में ही पृथ्वी पर शीत युग शुरू हो चुका होगा। हालांकि इंसानों ने अतीत में भी हिमयुग झेले हैं, लेकिन अतीत में आए हिमयुगों की शुरुआत धीरे धीरे हुई थी, जिस वजह से इंसानों के शरीर को ठंड के हिसाब से ढलने का समय मिल गया। परंतु कुछ सप्ताह में आया हिमयुग पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीव जंतुओं, इंसानों और वनस्पति को इतना मौका नहीं देगा कि वो हिमयुग के अनुसार अपने आप को ढाल सकें। पृथ्वी पर चलने वाला ऋतु चक्र पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। सर्दियां बहुत लंबी होने लगेगी और गर्मियां बेहद ही छोटी। गर्मियों का तापमान भी काफी कम होगा, जिस कारण महासागरों का पानी भी कम वाष्पित हो पाएगा और मैदानी इलाकों में बारिश एवं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होना बंद हो जाएगी। नदियां एवं झरने सूख चुके होंगे। पानी की कमी और सूर्य की रोशनी न मिलने से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया रुक जाने के कारण हमारी सभी फसलें एवं पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और इंसानों के साथ साथ पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीव भूख से मरने लगेगा। पृथ्वी पर आज सबसे ज्यादा इंसानी जनसंख्या मध्य अक्षांश रेखा पर निवास कर रही है। भूमि की ये वो रेखा है
जहां रहने के हिसाब से न सिर्फ आदर्श तापमान है बल्कि भोजन के लिए अधिकतर फसलें भी इसी क्षेत्र में उगती है और इन्हीं फसलों से पूरे विश्व की भूख मिटाई जाती है। परंतु परमाणु हिमयुग के समय इस रेखा के आसपास के क्षेत्र का तापमान 0 से भी नीचे चला जाएगा, जिससे यहाँ उगने वाली फसलें समाप्त हो जाएंगी और पूरे विश्व के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में भोजन की कमी के कारण पूरे विश्व में गृह युद्ध के हालात पैदा हो जाएंगे, दंगे होंगे, लूटपाट होगी, लाखों लोग दंगों में एवं करोड़ों लोग भूख के चलते मारे जाएंगे और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। हालांकि ऐसे हालात हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आसमान में फैला राख का भंडार वापस पृथ्वी पर गिरता रहेगा। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक अगले करीब 10 वर्षों में ये राख काफी हद तक वापस पृथ्वी पर आ चुकी होगी और हमें सूर्य का प्रकाश फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि हम लगातार 10 वर्षों तक भूखे कैसे रहेंगे। हम इतने वर्षों तक मांस भी खाकर जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि मांस को भी एक निश्चित समय तक ही सुरक्षित रखा जा सकता है। 10 सालों के इस लंबे अंतराल में शायद पृथ्वी से इंसानों का जीवन ही समाप्त हो चुका होगा, या कुछ बेहद अमीर लोग ही अपने पैसों के दम पर संसाधनों को कब्जा कर किसी तरह से खुद को जीवित रखने में कामयाब हो पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि तीसरा विश्व युद्ध कभी ना हो, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जो समूचे विश्व को एक और विश्व युद्ध की ओर धकेल सकते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद या फिर रूस और नाटो देशों का विवाद। यदि भारत और पाकिस्तान की ही बात की जाए तो आज पाकिस्तान और हमारे भारत के पास कुल मिलाकर 334 परमाणु हथियार हैं। इनमें से सिर्फ 1 दर्जन परमाणु हथियारों के प्रयोग से ही भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में 10 से 15 करोड़ इंसान तुरंत मारे जाएंगे और इन दोनों ही देशों में जलवायु परिवर्तन भी बड़े पैमाने पर आएगा। हालांकि इससे पूरे विश्व में हिमयुग तो शुरू नहीं होगा, लेकिन भारत एवं पाकिस्तान और आसपास के कई पड़ोसी देशों में हालात बेहद खराब हो सकते हैं। यहाँ सर्दियाँ लंबी होना शुरू हो जाएगी, जिस वजह से आने वाले कुछ वर्षों में ही करीब 50 करोड़ इंसान भूखमरी का शिकार होकर या मौसम की मार के कारण दम तोड़ चुके होंगे। वहीं दूसरी ओर यदि रूस और नाटो देशों का टकराव होता है तो स्थिति बेहद ही भयानक हो सकती है। रूस और नाटो देशों के पास कुल मिलाकर 6,500 से भी अधिक परमाणु हथियार हैं। यदि इनमें से 10% या मात्र 5% परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल होता है तो करीब 1.5 अरब लोग तुरंत ही मारे जाएंगे। इतनी अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए गए परमाणु हथियार समूची पृथ्वी पर हिमयुग की शुरुआत करने के लिए काफ़ी है और ये हथियार उस समस्त तबाही को हमारे बीच में लाकर खड़ी कर देंगे जिसका जिक्र वीडियो में पहले ही किया जा चुका है। इस तबाही से इंसानों का बच पाना काफ़ी मुश्किल रहेगा और यदि इस तरह के परमाणु युद्ध में अमेरिका एवं चीन या कोरिया जैसे देश भी शामिल हो जाएं तो परिस्थिति विश्व युद्ध वाली हो जाएगी। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में मौजूद कुल परमाणु हथियारों की संख्या करीब 12,000 के आसपास होगी और हजारों की संख्या में इन हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है, जिस कारण पृथ्वी पर हालात ऐसे हो जाएंगे मानो कोई बड़ी और विशाल उल्का पृथ्वी से आ टकराई हो। जलवायु परिवर्तन फसलों को तबाह कर देंगे और मानवता के विकास की उल्टी चाल शुरू हो जाएगी। यदि इस तबाही से कुछ इंसान बच भी गए तो हमें दोबारा से वर्तमान जितनी तरक्की करने में हजारों वर्षों का समय लग जाएगा। ये भी बड़ी कमाल की बात है कि मानव तरक्की ने ही ऐसे विनाशकारी साधन बना लिए हैं जो हमारी तरक्की को ही समाप्त कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो मानव खुद से दुश्मनी मोल ले रहा है। मानव की इस अनोखी बुद्धिमानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके अन्य लोगों के साथ भी साझा करें। वहीं ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।